इस वीडियो में हम लोग जो है शुरुआत करेंगे बात की अपने कहाँ से। उस बात की शुरुआत होगी इंडियन जुडिशरी से, जिसको हम लोग भारतीय न्यायपालिका के नाम से जानते हैं। हमने जब आपको फर्स्ट क्लास लिया था तो उसमें डिस्कस किया था कि जो भारतीय सरकार है, इस सरकार के 3 अंग हैं। यह जो सरकार है, इस सरकार के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। हमने इसको आपसे डिस्कस किया था और उस समय बताया भी था। तो जो प्रथम अंग है वो है आपका, बताया था, कार्यपालिका कह लें या फिर यहाँ पे विधायिका भी कह सकते हैं। तो कार्यपालिका, हालांकि विधायिका प्रथम रूप में जानी जाती है। तो विधायिका, कार्यपालिका और फिर आती है आपकी न्यायपालिका। ठीक है, तो 3 अंग होते हैं। कार्यपालिका भी आप लोगों को पढ़ा दिया गया है, विधायिका भी पढ़ा दिया गया है। अब न्यायपालिका की बारी है। जो कार्यपालिका होती है और जो विधायिका होती है और जो न्यायपालिका होती है, थोड़ा सा रिवाइज कर दे रहे हैं, समझ लीजिए। विधायिका का कार्य होता है कि यह विधि का निर्माण करती है। विधायिका अर्थात वह संस्था, सरकार का वह अंग जो विधि के निर्माण से संबंधित हो। विधि का मतलब कानून से होता है, लॉ से होता है। तो सरकार का वह अंग जो कानून निर्माण करे, जो विधि बनाए, कानून बनाए, नियम बनाए, लॉ बनाए, वह आपका विधायिका होता है। जैसे एग्जाम्पल में यदि मैं प्रश्न पूछूं कि सरकार का वह कौन सा अंग है जो कानून के बनाने का कार्य करता है, तो किसी के नजर में कुछ हो तो बता दीजिए, हमने आपको बताया था। बताइए भाई, सरकार का वह कौन सा अंग है जो विधि निर्माण के लिए जाना जाता है? नहीं पता? अरे मालिक, हाँ या ना में जवाब दे दिया करो। सर विधानमंडल। प्रधानमंत्री, अच्छा। और कोई? सर प्रधानमंत्री नहीं, विधानमंडल बोले। विधानमंडल। मैं पूछ रहा हूं देश का, आप बता रहे हो राज्य का। सर देश का तो संसद। संसद, वेरी गुड, सही जवाब। विधायिका में आती है संसद। हमारे देश में कानून नियम कौन बनाता है? समय समय पर सरकार नियम ला के हम लोगों के सामने रख देती है, माने चाहे ना माने वो अलग बात है। उसके लिए ट्रेन फूकी जा रही है, तो कोई सड़कों पर धरना प्रदर्शन कर रहा है, तो कोई पेट्रोल डालकर अपनी गाड़ी को ही जला दे रहा है। क्यों? क्योंकि सरकार ने नए नए नियम लाए हैं। तो इन नियमों का गठन कौन करता है, इन नियमों का निर्माण कौन करता है? तो निर्माण करती है आपकी संसद। तो संसद किसका अंग हो गई, किसका भाग हो गई? विधायिका का हो गई। ठीक, संसद ने कानून बना दिया तो कानून बन के रखा तो जाना नहीं चाहिए। कानून बना है तो उसका पालन होना चाहिए। तो उसके पालन के लिए आपके पास अधिकारी भी दिए गए हैं। वह अधिकारियों के नाम क्या हैं? तो आपने जितने भी अधिकारी अभी तक पढ़े, चाहे प्रधानमंत्री पढ़ा, मंत्री परिषद पढ़ा आपने, राष्ट्रपति पढ़ा, उपराष्ट्रपति पढ़ा, राज्यपाल पढ़ा, मुख्यमंत्री पढ़ा, महाधिवक्ता पढ़ा, महान्यायवादी पढ़ा, यह सब क्या है? यह सरकार के वे अंग हैं जो कि विधायिका के द्वारा बनाए गए जो भी विधि, नियम, कानून, उनको लोगों से क्या करते हैं? पालन करवाने का कार्य करते हैं। मान लीजिए संसद ने कोई विधि बनाई, कानून बनाया, तो उस कानून को देश में लागू करवाने का, उसको लोगों के द्वारा पालन करवाने का कार्य किसका है? आपके कार्यपालिका का है। अच्छा ठीक है, कार्यपालिका भी समझ गए। तो अब जुडिशरी क्या है, न्यायपालिका क्या है? तो कुछ एक ऐसे महान तत्व होते हैं, कुछ ऐसी भटकती हुई आत्माएं समाज में निवास करती हैं जो कि इन नियमों का पालन नहीं करेंगे।
तो वो इन नियमों को तोड़ेंगे ही तोड़ेंगे, क्योंकि उनका सिंपल सा फंडा है, उनका ये मानना है नियम बने हैं तो तोड़ने के लिए बने हैं। तो जैसे ही वह इधर नियम को तोड़े वैसे ही उनको पुलिस वाले तोड़ेंगे। किसके कहने पर? न्यायालय के कहने पर। ऐसा क्यों? क्योंकि न्यायालय के पास यह अधिकार है कि जब विधायिका के द्वारा या फिर संविधान में उल्लिखित जो भी कानून नियम अधिकार दिए गए हैं उनका कोई उल्लंघन करता है या फिर किसी को उनमें वर्णित जो तथ्य हैं वह स्पष्ट नहीं हो पाते हैं, तो उनके व्याख्या की जिम्मेदारी किसको दी गई है? आपके जुडिशरी को दी गई है। अब न्यायालय ने कहा कि 21 वर्ष के पहले जो भी शादियां होंगी वह इनवैलिड होंगी, उसके लिए आपको दंड दिया जा सकता है। लेकिन कुछ भटकती हुई आत्माएं, उनके मन का विचरण एकदम क्या होने लगा? उफान मारने लगा। वो 21 वर्ष से पहले शादी कर लिए। तो इन केस में यदि आप लीगली वे में जाओगे तो उनके शादी को क्या करार कर दिया जाएगा? इनवैलिड कर दिया जाएगा। और इसको करेगा कौन? आपका जुडिशरी करेगा। तो किसी ने यदि किसी कानून का उल्लंघन किया है तो उसके दंड देने का अधिकार, और उस कानून के लिए आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उस कानून की व्याख्या का अधिकार, इंटरप्रिटेशन का अधिकार किसके पास है? वह है आपके जुडिशरी के पास। अब आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान के व्याख्या का अधिकार किसके पास है, या फिर हमारे अधिकारों के संरक्षण का दायित्व किसके पास है? तो यदि संविधान के संरक्षण की बात करें, अधिकारों के संरक्षण की बात करें, या फिर नियमों कानूनों या फिर संविधान की व्याख्या की बात करें, तो यह समस्त अधिकार आपके जुडिशरी के पास हैं, आपके न्यायपालिका के पास में हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई? यस सर। बताइए भैया, पक्का पक्का, कच्चा पक्का? यस, पक्का पक्का सर। ठीक, एकदम सही बता रहे हैं भैया। पहले बता दीजिएगा कि ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसमें 3 क्वेश्चन हमने आपको बता दिए हैं, बाद में ये ना हो कि नहीं पढ़ाया गया है। क्या क्या बताया कि संविधान के व्याख्या का दायित्व किसके पास है, अधिकारों के संरक्षण का दायित्व किसके पास है, मूल अधिकारों के उल्लंघन के संदर्भ में किसके पास जाएंगे, और चौथा मैंने बताया कि यदि संविधान की व्याख्या करनी हो, नियम कानून की व्याख्या करनी हो तो उसका दायित्व किसके पास है। किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है तो सभी लोग ध्यान से रखेंगे भैया, वह आपका किसके पास है? न्यायपालिका के पास है। लेकिन यदि प्रश्न किसी स्पेसिफिक, किसी अलग से न्यायपालिका का पूछे, जैसे ऑप्शन में दे दे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, इनमें से कोई नहीं, तब उत्तर क्या होगा? तब आप लोग सर खुजलाने लगोगे कि पता नहीं गुरुजी पढ़ाए नहीं और आ गया। तब आपका उत्तर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट। हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ द जुडिशरी इज सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट का यह मेन काम है कि वह संविधान की व्याख्या को पूरे देश में बताए। बाकी भी बता सकती हैं, लेकिन जो मूल दायित्व है यह सुप्रीम कोर्ट का है। यदि ऐसा कोई प्रश्न आता है तो आप लोगों को सीधा गोली चला देना है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। एनी डाउट? नो सर। ठीक है। और आप लोगों को ये भी हम सूचित करना चाहेंगे कि यूपी ट्रिपल एससी जो पेट वाली क्लास है उस क्लास में आप लोगों से सिलेबस से मिलता जुलता क्लास कल से स्टार्ट करने वाले हैं। तो जिनका कुछ छूटा हो उसमें क्या क्या पढ़ाया जाएगा मैं बता दे रहा हूं। हालांकि एक लोगों ने ज्वाइन किया था, तो जब आप लोगों का क्लास न हो और आप लोग फ्री हो तो उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा और आप लोगों की तैयारी भी इनहेंस हो जाएगी। तो उसमें हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक कल्चर, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य काल और गुप्त काल, इतनी चीजें हम लोग वहां पे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। उसके अलावा वहां पे आपका दिल्ली सल्तनत भी है, आपका
तो राजपूत काल भी है, तो दिल्ली सल्तनत आपके एग्जाम में आएगा। तो इतनी चीजें वहां पे हम पढ़ाएंगे। यदि आप में से कोई इच्छुक हो जो चाहते हैं कि वहां पे जुड़ पाए, यदि समय होगा तो आप लोग जुड़िएगा, आपकी सभी चीजें एक बार पुनः वहां पर हो पाएंगी। उसकी लिंक किसी के पास होगी, जो आज जुड़े थे उनके पास लिंक होगी। यदि किसी के पास इच्छा है जुड़ने की तो आप लोग उस लिंक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। उसकी लिंक इस क्लास के लिंक से अलग है, तो जुड़ना चाहेंगे तो उनसे मांग लीजिएगा। तो यदि आप लोग जुड़ना चाहें तो बता दीजिएगा भाई हमें। आगे बढ़ें। यस सर। ठीक है, अब देखिए हमारी जो ये न्यायपालिका है यह सरकार के स्वतंत्र अंग के रूप में जानी जाती है। यदि प्रश्न ये आए, बड़ा सिंपल सा बेसिक सा गधैया गोल का क्वेश्चन है कि सरकार के स्वतंत्र अंग के रूप में किस अंग को जाना जाता है, तो ध्यान रहे उसको बोलते हैं न्यायपालिका को। क्योंकि न्यायपालिका जो दो अन्य अंग हैं, कार्यपालिका और विधायिका, इन दोनों से स्वतंत्र है, अलग है। इन दोनों का न्यायपालिका के ऊपर किसी भी प्रकार का अभाव, प्रभाव, दबाव नहीं है। यदि ऐसा होता तो ये जो नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत है, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है, वह पूर्ण नहीं होता। क्योंकि अभी हम लोग ये जानते हैं कि चाहे अमीर हो, गरीब हो, कितना भी किसी भी पद पर हो, सभी के लिए कानून क्या है, सामान्य है। यदि कार्यपालिका और विधायिका का प्रभाव हो जाता तो यह जो नियम है यह समान रूप से नहीं हो पाता। तो इसीलिए न्यायपालिका को हमारे सरकार के अंगों में स्वतंत्र अंग के रूप में परिभाषित किया गया। ठीक है, अब देखिए भाई, यह जो न्यायपालिका है, यह न्यायपालिका के कुल 3 अंग हैं। इस न्यायपालिका के कितने अंग हैं, कितने स्तर हैं, तो हमको 3 अंग या फिर 3 स्तर देखने को मिलते हैं। पहला सबसे ऊंचे स्तर पर जो है वह है आपका सुप्रीम कोर्ट। क्या है, सुप्रीम कोर्ट, जिसको हम लोग सर्वोच्च न्यायालय, जिसको हम लोग सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्चतम न्यायालय के नाम से भी जानते हैं। तो यदि इनमें से कोई एक आए तो कंफ्यूज नहीं होंगे, चाहे तो सुप्रीम कोर्ट, चाहे सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्चतम न्यायालय, जुडिशरी का शीर्ष है, पिक पॉइंट है। तो यदि आपसे प्रश्न आए कि भारतीय न्यायपालिका में निम्नलिखित में से शीर्ष पर कौन है, हालांकि इतना भी सिंपल प्रश्न नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी ध्यान रहे सबसे ऊपर है आपका सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जो नीचे आता है वह आता है आपका हाई कोर्ट। क्या आता है, हाई कोर्ट, जिसको हम लोग उच्च न्यायालय के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो सुप्रीम कोर्ट होता है, सर्वोच्च न्यायालय होता है, यह पूरे देश में इसकी संख्या कितनी है, 1 है, और इसका क्षेत्राधिकार पूरे देश पर एक समान है। चाहे वह उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, तमिलनाडु हो, केरल हो, अंडमान निकोबार हो, लक्षद्वीप हो, चाहे असम, गुजरात, कोई भी स्थान ले लीजिए जो भारत का क्षेत्र है, सभी पर इस सुप्रीम कोर्ट का, सर्वोच्च न्यायालय का समान रूप से क्षेत्राधिकार है। अर्थात यूनियन लेवल पर, केंद्र स्तर पर जुडिशरी का जो अंग है वह है आपका सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट। लेकिन जो ये हाई कोर्ट है, यह हाई कोर्ट राज्य स्तर पर कार्य करती है। अर्थात जिस राज्य का सुप्रीम कोर्ट होगा उसका क्षेत्राधिकार, उसका ज्यूरिडिक्शन उसी राज्य तक सीमित होगा, उसके बाहर नहीं। जैसे एज एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है, उत्तर प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है, उसका क्षेत्राधिकार केवल और केवल उत्तर प्रदेश तक ही सीमित होगा, न कि आसपास के जो क्षेत्र हैं, जैसे बिहार हो गया, उत्तराखंड हो गया, झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। इन राज्यों में इनका कोई जो
क्षेत्राधिकार है वह नहीं है। तो जो हाई कोर्ट होते हैं, जो उच्च न्यायालय होते हैं, यह संबंधित राज्य में क्या करते हैं, इनका क्षेत्राधिकार होता है। और जो अंतिम आता है, अंतिम स्तर पर, वह आता है आपका सेशन कोर्ट। क्या आता है? सेशन कोर्ट, जिसको हम लोग सबऑर्डिनेट को, हालांकि आप लोग सबऑर्डिनेट कोर्ट के नाम से जानिए, सबऑर्डिनेट कोर्ट के नाम से, जिसको हम लोग बोलते हैं अधीनस्थ न्यायालय के नाम से। किस नाम से बोलते हैं? अधीनस्थ न्यायालय के नाम से। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सबऑर्डिनेट कोर्ट। अब देखिए भाई, जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, यह जिला स्तर पर कार्य करते हैं, ठीक है। लेकिन प्रश्न यहां पर पूछ दे कि सुप्रीम कोर्ट का अधीनस्थ न्यायालय क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट के अधीन उच्च न्यायालय भी आ जाएगा, आपका सबऑर्डिनेट कोर्ट भी आ जाएगा। लेकिन सामान्यतः जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, यह आपको किसको कहते हैं? ध्यान रहे भाई, यह आपके जिला एवं सत्र न्यायालय को कहा जाता है। तो मैं आगे बता रहा हूं। तो ये जो अधीनस्थ न्यायालय हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट हैं, इनको पुनः दो भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से भाग हैं वह? तो वह हैं, एक है जिला न्यायालय, एक है जिला न्यायालय, ठीक है। दूसरा बांटा जाता है सत्र न्यायालय, सत्र न्यायालय, ठीक है। तो दो कोर्ट हैं, एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, दूसरा आपका सेशन कोर्ट है। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, इसको सिविल कोर्ट के नाम से भी जानते हैं, और जो सेशन कोर्ट है, इसको हम लोग क्रिमिनल कोर्ट के नाम से भी जानते हैं। आप लोगों ने दो प्रकार के मुकदमे सुने होंगे। एक, किसी ने किसी को मार पीट के, कूट काट के क्या कर दिया, लहू लुहान कर दिया, किसी को गोली मार दी, किसी का चोरी कर लिया। तो ये जो चीजें हैं, यह आपके क्रिमिनल के अंतर्गत आती है। तो ऐसा कोई मामला जो फौजदारी के अंतर्गत हो, वह जाएगा सत्र न्यायालय में। लेकिन ऐसा कोई मामला जो जमीन से जुड़ा हो, घर से जुड़ा हो, कि किसी ने किसी की जमीन हड़प ली, उस पे कब्जा कर लिया, किसी ने, बाकी जो सिविल वाला मैटर होता है, वह जाता है सिविल कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जिसको हम लोग जिला न्यायालय बोलते हैं। तो ये चीजें क्लियर हुई? बताइए भैया, क्लियर हुआ? यस सर। कुछ पूछना है? कोई डाउट? हेलो सर। हाँ बताइए। सर, सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट, इसको दो फिर से रिपीट कर दीजिए। Subordinate court is divided further in two parts, criminal court and the civil court. In the civil court matter, all the matters are heard by the civil matters, and the criminal court is heard by all the matters of criminal matters, as like that murder, theft, robbery, extortion. These are the criminal matters. So these are heard by the criminal court. And the land robbery, ये जो लैंड के डिस्प्यूटेड आपके जो मामले हैं, केसेस हैं, these are heard by the civil court. क्लियर है कि हिंदी में बताएं? थैंक यू सर। नो सर, समझ गई मैं, थैंक यू। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हमने आपको 3 स्तर बताए, पहला सुप्रीम कोर्ट, दूसरा हाई कोर्ट, तीसरा आपका सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो जो पहले दो हैं, इनको एक साथ यदि ब्रैकेट में लिखेंगे तो इनको दोनों को सम्मिलित रूप में हायर जुडिशरी कहते हैं। क्या बोलते हैं? उच्च न्यायपालिका बोलते हैं। तो यदि आपसे प्रश्न पूछे कि निम्नलिखित में से उच्च न्यायपालिका के अंग कौन हैं, तो उच्चतर या फिर उच्च न्यायपालिका, उच्चतर या फिर उच्च न्यायपालिका के अंग कौन है, तो इसके अंतर्गत दोनों आएंगे। कौन कौन से? अभी हमने बताया
सुप्रीम कोर्ट and the high court both are equally known as higher judiciary. क्लियर है? यस सर। जबकि जो बाकी बचा सबऑर्डिनेट कोर्ट वाला या उसके नीचे, हालांकि वर्तमान समय में अब धीरे धीरे आप लोगों ने सुना होगा कि ग्राम न्यायालय के स्थापना की भी बात चल रही है। इवन ग्राम न्यायालय से भी ज्यादा मोबाइल कोर्ट, आप लोगों ने सुना है कि नहीं? अब क्या होगा कि घर घर जाकर एक बड़ा सा गाड़ी होगा, गाड़ी के अंदर जज साहब बैठे होंगे, आपके घर के सामने जाके दरवाजा खटखटा के पूछेंगे, मैडम जी कोनो दिक्कत है का? यदि दिक्कत होगा तो आप परेशानी बताएंगे और वहां पे आपका मामला सुलटा दिया जाएगा। तो ऐसा कोई यदि जो कोर्ट है वो मोबाइल कोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो ये भी सरकार के जुडिशरी के अंग हैं। तो ये जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बाद वाले जितने कोर्ट आते हैं, यह सभी लोअर जुडिशरी के अंतर्गत आते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में निम्नतर न्यायपालिका या फिर अधीनस्थ न्यायपालिका के नाम से जानते हैं। क्लियर है? यस सर। कोई डाउट? नो सर। नो तो हायर जुडिशरी में क्या आएगा, लोअर जुडिशरी में क्या आएगा? यदि इससे कोई प्रश्न आएगा तो कोई दिक्कत समस्या तो नहीं होगी? फिलहाल तो नहीं होगी सर। ठीक है। 7 बजे से कोई क्लास है आप लोगों का? सर क्लास तो है लेकिन अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। तो क्या कंटिन्यू रखें या फिर बंद करें? नहीं सर, कंटिन्यू रखिए, नोटिफिकेशन तो आएगा तो दिख ही जाएगा। ठीक है। अब एक चीज समझिएगा, नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं। आप कभी भी न्यायालय में अपने केस को ले कैसे जा सकते हो? तो ऐसा नहीं है कि हम किसी भी केस को सीधे ले जाके सुप्रीम कोर्ट में पटक दें कि नहीं जज साहब ले हमारा मामला सुनो। तो जज पहले सुनेगा चाहे नहीं सुनेगा, लेकिन 6 महीने का हवाला तो आपको पहले सजा सुनाएगा, क्योंकि इसके कुछ फॉर्मेट बताए गए हैं जुडिशरी में। हाँ, कुछ एक ऐसे कंडीशन हैं जहां पर आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। मैंने वो पढ़ाया भी है। जब आप लोगों को पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा रहा था, देन मैंने इस चीज को डिस्कस किया था। तो कोई ऐसा है जो बहुत अधिक विद्वान है हमारे क्लास में, वो हमें बता सकता है, हमें बेहद खुशी होगी। बताइए किस कंडीशन में हम सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं? सर फंडामेंटल राइट्स को लेके जब संवैधानिक उपचार की जरूरत है। फंडामेंटल किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 32। वेरी गुड। आर्टिकल 32. What is the article 32? What is there? The constitutional remedies in the case Yes, of sir. violation of fundamental rights. मतलब आपके जो मूल अधिकार आपको दिए गए हैं, उन मूल अधिकारों का कोई डंडा मार के उल्लंघन कर दे तो सीधे सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच जाएंगे कि ले जज साहब हमारा मूल अधिकार क्या हुआ है, उल्लंघित हुआ है, और उल्लंघित हुआ है तो हम आपके सामने पेश हैं। तो वहां पे भी ऐसे सुप्रीम कोर्ट मानेगा नहीं। हालांकि आपको अधिकार जरूर है कि सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, लेकिन जज पूछेंगे कि बबुआ ये बताओ हाई कोर्ट पहले काहे नहीं गए? हाई कोर्ट भी तो ऑप्शन है। फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के मामले में हम लोग 2 जगह जा सकते हैं, या तो हाई कोर्ट या तो सुप्रीम कोर्ट। तो नियम ये होता है जुडिशरी का कि आप पहले कहीं पर भी जाने से पहले आप लोअर स्टेज पे जाओगे, लोअर स्टेज के बाद तब आप अपर स्टेज में जाओगे। और लोअर स्टेज है आपका हाई कोर्ट, तो आप बिना हाई कोर्ट गए मेरे पास क्यों आए? तो आपको वहां पर स्पेसिफिक रीजन देने पड़ेंगे कि इस कारण मैं हाई कोर्ट के बिना आपको सुप्रीम कोर्ट आया। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी। तो हम ये बता रहे थे कि केस कैसे करते हैं। तो सबसे पहले यदि आपको केस करना है तो आपको जिला न्यायालय में अपील करना होगा। मान लो A एंड B, आप में से मान लो 2 लोग हैं, अंकिता और अर्चना,
के बीच में विवाद हो जाए, खूब मार पिटैया हो जाए और दोनों लोग पहुंच जाए फौजदारी वाले कोर्ट में, सेशन कोर्ट में। ठीक, अब वहां पे कहें जज साहब इसने हमको मारा, और वो कहें किसने हमको कूटा। जज ने फैसला सुनाया, जिला जज ने फैसला सुनाया, मान लीजिए किसी एक के पक्ष में सुना दिया, यदि हम यहाँ पे नाम लेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, तो मान लो किसी एक के फैसले में सुना दिया, तो यदि किसी एक के पक्ष में सुनाया होगा तो दूसरे को फैसला विपक्ष में होगा। तो जब कभी कोई फैसला किसी के पक्ष में होता है तो सिंपल सी बात है दूसरे के विपक्ष में होता है। तो जिसके विपक्ष में फैसला गया होता है उसके पास यह अधिकार है कि वह उस न्यायालय से, जो उच्च स्तर का न्यायालय है, वह उसमें अपील कर सके। जैसे कि मान लो जिला न्यायालय में आप दोनों ने अपील किया था, किसी एक के खिलाफ फैसला आया, तो जिसके खिलाफ फैसला आया अब वह कहां पर अपील करेगा? हाई कोर्ट में अपील करेगा। हाई कोर्ट में मामला चला, हाई कोर्ट में जज ने सुनवाई की, फिर जज ने फैसला पलट दिया, पहले जिसके पक्ष में फैसला था इसके बाद वह उसके विपक्ष में आ गया, या फिर मामलों में वही फैसला फिर से आ गया। तो दोनों कंडीशन में दोनों लोगों के पास अधिकार है कि जिसके भी फैसला विपक्ष में आ रहा है वह उससे बड़ी जो न्यायालय है वह उसमें जा सकता है। तो इस समय वह है हाई कोर्ट में। उनसे बड़ी जो न्यायालय है वह क्या है? वह है आपकी सुप्रीम कोर्ट। तो अब वह कहां जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, अंतिम फैसला, अंतिम अपीलीय न्यायालय आपका क्या है? सुप्रीम कोर्ट है। अर्थात यदि एक बार भारत जैसे देश में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया तो किसी भी परिस्थिति में उस फैसले को बदला नहीं जा सकता, वह फैसला अंतिम फैसला होगा। तो सुप्रीम कोर्ट जिसके पक्ष में फैसला देगी वह क्या होगा? विजयी होगा। ठीक है, तो आपने क्या जाना? तो प्रश्न यहां से यह बनता है कि निम्नलिखित में से अंतिम अपीलीय न्यायालय कौन है? उत्तर दीजिए, आप लोग बहुत तेज आदमी हो, बताइए। सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट। बहुत बढ़िया। देखो तेज हो गए तुम लोग। तो कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, कैसे कैसे क्या क्या होगा? नो सर। तब ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। काफी हम मन से पढ़ा दिए इसलिए हमारी गला बैठ गया। फिलहाल हिस्ट्री की क्लास में मिलते हैं। कल से हम लोग सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? सुप्रीम कोर्ट भाग किसमें है? भाग 5 में है। किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 124 से लेके 147 के बीच में डिफाइन किया गया। कहानी मत सुनो, लिख लिया करो। भाग 5 में आर्टिकल 124 से आर्टिकल 147 के बीच में संघीय न्यायपालिका अर्थात सुप्रीम कोर्ट का वर्णन है। उसके बाद यदि प्रश्न हम ये पूछ दें कि भारत में जो ये संघीय न्यायालय है आपका, यह किस अधिनियम के तहत इसका गठन किया गया? तो कोई एक ऐसा जो बहुत तेज हो बता दे हमको। 1935। जब हमने आपको भारत शासन अधिनियम 1935 पढ़ाया था तो आपको बताया था कि संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1935। ध्यान रहे, दो अलग अलग प्रश्न है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना अलग है, जो कि किस एक्ट के थ्रू हुआ था? बताओ कोई। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस एक्ट के थ्रू? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में हुआ था। और यदि संघीय न्यायालय पूछता है तब आपका 1935 शासन अधिनियम जो है, भारत शासन अधिनियम, उसके तहत हुआ था। और ये जो संघीय न्यायालय है यह इसके साथ साथ अंतिम अपीलीय न्यायालय भी है। तो इसके आगे कल से हम लोग डिस्कस करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का गठन किस आर्टिकल में होता है, न्यूनतम जजों की संख्या कितनी थी, अधिकतम कितनी हो सकती है, इन सभी चीजों की चर्चा हम लोग करेंगे।
और किस प्रकार न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है, क्या है, कैसे है, उनकी शक्तियां क्या हैं, ये सभी चीजें हम लोग कल के क्लास से डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी जो हिस्ट्री की क्लास होती है वो हम लोग आपको समय पे मिलेंगे उसमें। तो फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही। बाकी जो मैंने बताया कि जो क्लास चल रही है वहां पे दूसरी वाली हिस्ट्री की, यदि आप लोग वहां पे ज्वाइन होना चाहें तो आप में से लिंक किसी एक के पास होगा, वो आप लोग उनसे मांग सकते हैं, नहीं तो हमें मैसेज कर दीजिएगा, बता दीजिएगा, आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। हाँ, कोई कुछ कह रहा था, बताएं भाई। सर क्विज वाली क्लास नहीं होगी क्या? कौन सी क्लास? सर क्विज आप बोले थे ना यूट्यूब पे कराने के लिए। होगी, थोड़ा सा समय का दिक्कत हो जा रहा है। रीजन ये है कि मेरी क्लासेस खुद 4:30 से 5 बजे तक चलती हैं, फिर 6 बजे वो पड़ जा रहा है, तो यथासंभव है कि शीघ्र ही आपकी क्विज वाली क्लास चलेगी, लेकिन थोड़ा सा हमें समय दीजिए। आप लोगों की क्लास चलेगी, मैं आप लोगों का रिवाइज करा दूंगा। हाँ, हिस्ट्री की क्लास 8 बजे? नहीं 8 बजे नहीं, यथा समय 9, 9:15। सर हाँ बोलिए। एक क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनिमय बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है? ऑप्शन में है कार्यकारी विधान पर समिति, दूसरा है अधीनस्थ विचार पर समिति, तीसरा है प्रशासकीय विधान पर समिति, चौथा है प्रत्यायोजित विधान पर समिति और पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। एक से अधिक होगा मेरे हिसाब से। ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 जहां तक मुझे ध्यान में आ रहा है इसका उत्तर होगा। ओके सर। आपने क्या बोला कि संसद, फिर से बोलिए। मैं बोली कि निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनिमय बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है? ऑप्शन भी बोलूं? अधीनस्थ विधान समिति। अधीनस्थ विधान संबंधी समिति। ठीक है सर। और कोई प्रश्न? नो सर। ठीक है, तो फिलहाल भैया आज के लिए, आज के क्लास में इतना ही। मिलते हैं हिस्ट्री क्लास में, तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।